आज का जो हमारा इस क्लास का टॉपिक है वो टॉपिक जो है वह है आनुवंशिक कूट। आनुवंशिक कूट या जिनको इंग्लिश में हम जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड। प्रश्न उठता है कि ये आनुवंशिक कोड क्या है। इसे जानने से पहले तुम लोग ये जान लो कि मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियो में रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये दो प्रोसेस बताई थी। रिप्लिकेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि जो डीएनए होता है इस डीएनए से नवीन डीएनए का निर्माण होता है, और ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए है इसके साँचे पर आरएनए, विभिन्न प्रकार के एमएनए, इसमें मैंने तुम लोगों को जो आरएनए पॉलीमरेज था उसके बारे में बताया था, और बताया था कि जो ये पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये विभिन्न जो आरएनए हैं उनको बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। मेनली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एमआरएनए की, या जिसको हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर यानी कि संदेश ले जाने वाला, मैसेज ले जाने वाला संदेश वाहक। क्या संदेश लेकर के जाता है ये संदेश लेकर के जाता है कि जो भी क्रम नाइट्रोजन क्षारक के डीएनए में लगे हुए होते हैं उनके क्रम को लेकर के जाता है, और जो कि किसमें जो ट्रांसलेशन है यानी अनुवादन या प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन के बनने में सहायता करते हैं। अब ये सूचनाएं जो होती हैं ये सूचनाएं कोड के रूप में रहती हैं। अब ये कोड किस प्रकार से बनते हैं, देखो ये कोड जो होते हैं ये नाइट्रोजन अक्षारकों के द्वारा बने हुए होते हैं, और ये नाइट्रोजन अक्षारकों के द्वारा बने हुए जो कोड है या कोड है जो कि कहाँ पहुंच रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें ही हम आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड कहते हैं। अब ये जो कोड है, ये कोड जो होते हैं ये 3 नाइट्रोजन जो अक्षारक होते हैं उनसे बने हुए होते हैं। और तुम लोग जानते हो कि जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन जो होती है किससे बनी हुई होती है, एमिनो एसिड से बनी हुई होती है, और ये एमिनो एसिड आपस में बंध करके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में बंध करके ऐसी विशेष प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब जो विशेष प्रोटीन बनेंगी उनमें इन एमिनो एसिड के क्रम जो है, जुड़ने का क्रम या बंधन का जो क्रम है वह अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से तुम लोग जान सकते हो
कि ये जो 3 नाइट्रोजन क्षारक से बना हुआ कूट होता है, ये किसी विशेष एमिनो एसिड को सूचना को अपने भीतर रखता है। अब देखो कि ये जो आनुवंशिक कूट है, इसकी खोज में का जो श्रेय होता है, इसमें नीरनबर्ग है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और जो होली है तथा इनके अन्य साथी जो हैं, उन्होंने इस जेनेटिक कोड पर कार्य किया और बताया कि ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं या नाइट्रोजन अक्षारक होते हैं, ये एमिनो एसिड को अपने भीतर या एमिनो एसिड को बनाने की सूचना अपने भीतर लिए हुए होते हैं। प्रारंभ में ये सोचा जाता था कि जो हमारे पास नाइट्रोजन बेस है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये आरएनए है, तो आरएनए में क्या होंगे, एडिनिन होगा, यूरेसिल होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा। तो ये जो है पहले ये समझा जाता था कि ये 4 जो है, ये सिंगल जो है, जो नाइट्रोजन बेस है, ये ही किसी विशेष एमिनो एसिड को कूट करते होंगे या उसका कोड होंगे। लेकिन जो जीव के शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, वो 20 एमिनो एसिड जो हैं, वह इसेंशियल है, आवश्यक होती है। इसलिए जो है इसे 20 मैजिक भी कहा जाता है। खैर, फिर तत्पश्चात जो है ये समझा गया कि नहीं, यह जो है, यह सिंगलेट जो कोड है, इससे न होकर के जो डबलेट है उसके द्वारा क्या होती होगी, कोटित तो होती होगी। लेकिन इस प्रकार से अगर हम डबल में भी इसे करते हैं तो ये क्या होंगी, 4 गुणा 4, यानी कि कितने कोड बनते हैं, 16। ये 4 है और इनको 4 से ही गुणा कर दो तो 16 कोड बनते हैं, जो कि इस 20 एमिनो एसिड को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। तो फिर उसके बाद जो है ये जो जेनेटिक कोड है, इसके ट्रिपलेट के द्वारा, ये कोड जो है ट्रिपलेट या त्रिककूट के द्वारा इसको जो त्रिकूट है, इसके त्रिकूट यानी कि जिसमें कि 3 नाइट्रोजन क्या होंगे, क्षारक होंगे, उनके द्वारा यह जो है प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार से ये जो बनेंगे, ये 4 गुणा गया 4 गुणा गया 4, यानी कि टोटल कितने हो जाते हैं, 64। ये 64 जो है ये त्रिकूट होते हैं। अब कौन कौन से 64 होते हैं, किस प्रकार से, ये मैं तुम लोगों को बता देता हूं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जो है वह चेकर बोर्ड बनाएंगे और चेकर बोर्ड की सहायता से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से जो 64 हमारे पास एमिनो एसिड होते हैं, वो 64 एमिनो एसिड कौन कौन से होते हैं। इसके लिए ये मैं इस प्रकार से बना रहा हूं एक चेकर बोर्ड।
ये यहाँ पर मैंने एक चेकर बोर्ड बना दिया है और इस चेकर बोर्ड में यहाँ ये जो मैंने नाइट्रोजन बेस लिखे हैं ये क्या है, फर्स्ट बेस, फर्स्ट बेस। इधर जो है ये सेकंड बेस, ये सेकंड बेस इधर, फर्स्ट बेस इधर, और ये थर्ड बेस। ये इस प्रकार से लिख दिया है। ठीक इसी क्रम में इसे लिख लो, U C A G, यहां भी लिख लेंगे U C A G, U C A G, U C A G, U for यूरेसिन, C साइटोसिन, A एडेनिन, G for ग्वानिन। अब क्या करेंगे कि हम लोग इसे जैसे हम चेकर बोर्ड बनाते ही थे, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, ये सेकंड बेस है U, और ये थर्ड बेस है, यहाँ पर क्या हो गया U, ठीक है। इसी प्रकार से, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बेस तो इसमें क्या है, वही रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड बेस इसी प्रकार से रहेंगे, और ये थर्ड बेस बदल जाएगा, यहाँ C आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से फर्स्ट बेस ये U है, सेकंड बेस ये C है, ये दोनों स्थिर है, और ये ही निर्धारण करते हैं किसका, जो कि एमिनो एसिड होता है। आगे वॉबलिंग थ्योरी जब मैं तुम लोगों को बताऊंगा वहां पर क्लियर किया जाएगा। C A G U A U U A, ये स्थिर रहेंगे, U A U A C U A A U A G U G U G U G, इसी प्रकार से U C A और G इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से तुम इसे भर सकते हो। आगे थोड़ा सा और मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ A और U ये स्थिर रहेगा, AUU, AUC, AUA और AUG। बाकी जो यहाँ पर जो खाली हैं इनको तुम लोग क्या कर सकते हो, भर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग, मैंने ये वाला इसलिए बनाया है कि जो यहाँ पर हमारे पास ये ट्रिपलेट है, ये जो होता है किसी भी जब एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है या प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो सबसे पहले बनने वाला जो क्या होता है, जो एमिनो एसिड होता है उसे यह ट्रिपलेट जो होता है वह कोडित करता है। यानी ये क्या काम करेगा, स्टार्ट इससे होगा, यानी इनिशिएशन जो है ये क्या है, कोडोन होता है। अब यहाँ पर ये जो पहला, दूसरा और ये तीन, UAA, UAG और UGA, ये जो कोड होते हैं, ये कोड जो होते हैं यह नॉन सेंस कोडोन कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं नॉन सेंस कोडोन। और
ये किसी भी सूचना को लेकर के नहीं जाते हैं, अर्थात ये जहां पर आ जाएंगे वहां पर जो क्या है चेन है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है या रुक जाती है। अब मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो इसेंशियल एमिनो एसिड है वो क्या है, 20 एमिनो एसिड। और हमारे पास यहाँ पे ट्रिपलेट कितने बने, 64। इन 64 में से ये तुम लोग जो देख रहे होंगे कि ये 3 जो है वो क्या हो गए, 3 क्या है, नॉनसेंस कोडोन। ये क्या है, नॉनसेंस कोडोन। तो कितने रह गए हमारे पास, 61। ये 61 जो हमारे पास जेनेटिक कोड है या ट्रिपलेट है, ये क्या करते हैं, इन 20 एमिनो एसिड्स को कुटित करते हैं। जो टीआरएनए होता है उसमें एंटीकोडोन जो है उन्हें लेकर के ये फिर एमिनो एसिड के निर्माण, जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा वहां पे क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल ये समझो कि ये 61 जो है ये 20 एमिनो एसिड को कुटित करेंगे। अब ये जब इसको कुटित कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या हो सकता है, बहुत से कोड ऐसे होंगे जो कि एक ही एमिनो एसिड को एकाधिक कूट के द्वारा कुटित किया जा रहा होगा। यानी जो एमिनो एसिड है उस एमिनो एसिड को एक से अधिक कूट क्या कर रहा होगा, कुटित कर रहा होगा। तो इसे हम जो है इसे हम अपभ्रंशिता कहते हैं या डीजेनरेसी कहते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी जो होती है इसकी प्रॉपर्टी में एक तो सही नहीं चल रहा, एक तो जो कोडोन होते हैं अगर हम इनके गुणों को देखते हैं, एक तो ये यूनिवर्सल होते हैं, क्या होंगे, यूनिवर्सल। यानी चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया में हो रहा हो या जो क्या है हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें हो रहा हो, सब जगह ये जो कोडोन किसी विशेष एमिनो एसिड को प्रदर्शित करता है तो वो उसी एमिनो एसिड को प्रदर्शित करेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि बैक्टीरिया में किसी और एमिनो एसिड को बनाने में जो है वह रोल प्ले करता है और जो अन्य जो हायर ऑर्गेनिज्म होंगे वहां पर वह दूसरे को करे, ऐसा नहीं होता है। यानी कि ये यूनिवर्सल होते हैं। दूसरी बात जो होती है कि ये जो है 3 नाइट्रोजन बेस के बने हुए होते हैं। यानी क्या होगा, इसमें ट्रिपलेट होगा, त्रिकूट होते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि ये क्या होते हैं, त्रिकूट होते हैं। अगली विशेषता जो है इसका जो प्रारंभन कोड होता है वो AUG होता है, जो कि मिथियोनिन नामक एमिनो एसिड को बनाता है। और जो इसका नॉनसेंस कोडोन होते हैं जो कि इसको स्टॉप करने का काम करते हैं एमिनो एसिड के बनने को, वो 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA। ये क्या है, नॉन सेंस कोडोन, नॉनसेंस कोडोन होते हैं। अगला मैंने तुमको बताया, चौथा पॉइंट हो गया, इनमें क्या पाएगी, डीजेनरेसी।
डिजेनरेसी पाई जाती है। यानी कि जो एक एमिनो एसिड है ये 2 से अधिक जो ट्रिपलेट है, यानी मोर देन 1 मीन्स 2 और 3 जो है ट्रिपलेट भी क्या कर सकते हैं, किसी एमिनो एसिड को कोटित कर सकते हैं। अगली चीज जो होती है कि इनमें जो होता है जो ये है ये नॉन एम्बिगुअस होते हैं। नॉन एम्बिगुअस असंदिग्ध होते हैं, हिंदी में कहते हैं असंदिग्ध। यानी जो एक ट्रिपलेट है वह एक विशेष एमिनो एसिड को ही कोटित करता है, तो ये नॉन एम्बिगुअस होते हैं। देखो एक बात याद रखना कि एक जो है जो ट्रिपलेट है वो किसी विशेष एमिनो एसिड के बनाने की सूचना अपने भीतर रखता है, लेकिन जो कोई विशेष एमिनो एसिड है उसको 2 या 3 जो है ट्रिपलेट भी कोटित कर सकते हैं, वो डिजेनरेसी के अंतर्गत आता है। अगली चीज जो है ये जो कोडोन होते हैं ये कोमालेस होते हैं। कोमालेस यानी पंक्चुअलिटी इनमें नहीं पाई जाती है। जिस क्रम में इसमें ये डीएनए के सांचे पर होंगे उसी क्रम में आरएनए के सांचे में होते हैं, और उसी प्रकार से ये सीधे जो होते हैं क्या होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें भी बनते चले जाते हैं। यानी ये इनमें साथ ही साथ कोलाइनरिटी भी पाई जाती है, संरेखता भी पाई जाती है। यानी ये कंटिन्यू जो होंगे ये बनते चले जाते हैं। अगला जो होता है इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती है। ओवरलैपिंग ये एब्सेंट होती है, ओवरलैपिंग नहीं पाई जाती। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सपोज करो हमारे पास कोई कोड UGU है, तो ये वाला U ऐसा नहीं है कि अगर UGC बनना है तो UGC बनने में ये U यहां चला जाए, इस प्रकार से नहीं होगा। ये नाइट्रोजन बेस इसके साथ सम्मिलित नहीं होगा, अपितु क्या होगा कि यहाँ पर जो है नया नाइट्रोजन बेस जो U है वह आएगा। यानी ओवरलैपिंग इन कोडोन में नहीं होती है। तो ये था हमारा किसके बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में। अब थोड़ा सा जो हम बात कर रहे थे, क्रिक ने वॉबलिंग थ्योरी दी थी। वॉबलिंग थ्योरी के अनुसार क्या होता है, ये जो आगे के ये जो 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं ये स्थिर होते हैं और किसी एमिनो एसिड को बनाने में सहायता देते हैं, जबकि ये पीछे वाला जो नाइट्रोजन बेस, तीसरा वाला जो नाइट्रोजन बेस होता है ये डगमगाता रहता है। यानी कि यह क्या है, यहाँ तुम देखोगे जैसे ये स्थिर है लेकिन ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, तो इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, वॉबलिंग कहते हैं। अब साथ ही साथ क्या होता है, ये कूट जो होते हैं ये उत्परिवर्तन के कारण, यानी अगर म्यूटेशन हो जाता है तो म्यूटेशन के कारण इनमें बदलाव आ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा टॉपिक था जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड, यह समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है हम प्रोटीन सिंथेसिस या जिसे ट्रांसलेशन हम कहते हैं उस टॉपिक को लेंगे।